आज हमारा है चैप्टर नंबर 5 6 7 यानी कि 3। ठीक, इन द सीरीज ऑफ द 10th क्लास का हमारा जो भी एनसीईआरटी चल रहा है बायो का। ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा है आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। नहीं आया है तो अगर यू हैव एनी डाउट यू कैन ईदर आस्क मी ऑन दिस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कमेंट मी। ठीक, सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल मतलब नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन उसका संचलन ऐसा भी होता है कुछ हिंदी में, तो उसकी बात करते हैं। सो इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस, हमने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So there we had started with a notion we all have that we see something moving, कुछ चल रहा है, कुछ तो वो जिंदा है। Some of these movements are in fact the result of the growth के भी हैं as in plants। तो ये सब कहानी भी चल रही है, ठीक है। इतना कुछ है नहीं, आपने बस मैं स्पीडली इसलिए पढ़ता हूँ सब चीज़ों को क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, सब टाइम वेस्ट होता है हमारा और कुछ नहीं। So a seed germinates and grows and we can see that the seeding moves over so the course of a few days it pushes soil aside and comes out। ये वो बता रहे हैं कि जब बीज बोते हैं तो पहले वो जमीन के नीचे होता है, बाद में धक्का मारता है और बीज उससे बाहर आता है, अंकुरित हो जाता है, यानी कि तो जमीन से बाहर रहता है, उसके बाद प्लांट बन जाता है। ठीक ये सब कहानी चल रही है। बट इफ इट्स ग्रोथ वर टू स्टॉप, अगर इसकी ग्रोथ को रोकना है, दीज मूवमेंट्स वुड नॉट हैपन। ठीक, so some movements as in many animals and some plants are not connected with growth। A cat running, children playing on swings, buffaloes chewing cud, these are not movements caused by growth। ठीक है, so why do we associate such visible movements with life? A possible answer is that we think of movement as a response to a change in the environment of organism। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि एक मूवमेंट वी थिंक ऑफ, एक मूवमेंट जो कि है रिस्पॉन्स देता है टू, जो चेंज करता है इन द एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के एनवायरमेंट को। सो द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज सीन अ माउस। Not only that, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in the environment to their advantage। Plants grow out into the sunshine, try to get pleasure and fun out of swinging, buffalo's chew is cut to help break a tough food so as to be able to digest it better when bright light is focused on our eyes। जब हमारी आंखों पे चमकदार रोशनी पड़ती है और when we touch a hot object, हम कुछ गर्म छूते हैं, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves। हम बचने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड देते हैं। So if we think a bit more about this, it becomes apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled, and each kind of change in the environment evokes an appropriate movement in response। And when we want to talk to our friends in class, हम whisper मतलब कि हल्के से whisper करते हैं rather than shouting loudly। Clearly the movement to be made depends on the event that is triggering it। So therefore such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment followed by only the correct movement in response। So in other words, living organism क्या है? Must use system providing control and coordination। So in keeping with the general principles of a body organization, in multicellular organisms, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities। तो हमारे बॉडी जो हमारी मल्टी सेलुलर बॉडीज हैं, हमारे ह्यूमन एनिमल बींग्स, तो इनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं बहुत सारे। ठीक, अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एनिमल्स यानी कि नर्वस सिस्टम के, एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक, नर्वस सिस्टम को आई गेस श्वसन तंत्र बोलते हैं इन हिंदी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाकी डू चेक इट वंस मोर। सो इन एनिमल्स जैसे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज व्हिच वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। ओके, वी नीड टू डिटेक्ट किसको, जो भी है हम टच करेंगे कोई गर्म चीज को तो, एंड रिस्पॉन्डेड हाउ डू वी डिटेक्ट दैट ऑल आर टचिंग अ हॉट और वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, कैसे हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। ठीक है, सो ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ठीक है, हमारी कुछ नर्व सेल्स होती हैं, जैसे कि ये है हमारी नर्व सेल। ठीक है, तो इसकी जो टिप होती है ना, उसके जो भी ये टिप्स हैं इन पे, इनके द्वारा ये डिटेक्ट की जाती हैं। सो दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन आवर सेंसरी ऑर्गन्स में। ठीक है, जैसे कि हमारे इनर ईयर, ठीक है, हमारी नाकों में होता है, हमारी टंग में होते हैं, जीभ में, एंड सो ऑन। एंड सो गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट। लिख लो आप, सबसे पहले ये आ गया कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओल्फैक्टरी आपको बताया था ना, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से थे हमारे?
वनीला, रिमेंबर अनियन, इसमें मैं केमिस्ट्री में आपको पढ़ा रहा हूँ अभी रिसेंटली, आपको जाके पढ़ो। वनीला, अनियन एंड क्लोव, ये हमारे हमारे कैसे हैं, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्वेश्चन ये दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑप्शन में ये तीन देगा, पहले ये कोड डाल देगा कि कुछ भी डाल देगा एक्स वाई जेड, या फिर ऑल ऑफ दीज डाल देगा। तो आपको याद रखना है कि क्या क्या होते हैं ऑल फैक्ट्री, क्या क्या अलग रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। तो ऑल फैक्ट्री हमारे स्मेल होते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक। Got it? So this information acquired at the end of the dendritic tip of a nerve cell की dendritic tip पे होता है। सबसे पहले लिख लो, जो information कहाँ मिलती है, dendritic tip of a nerve cell पे। Sets of a chemical reaction that creates an electric impulse के through, and this impulse travel from the dendrite to the cell body। dendrite से cell body तक जाती है and then along the axon to its end, ठीक। axon के थ्रू इसके end तक जाती है, and at the end of the axon the electrical impulse sets off the release of some chemicals, these chemicals cross the gap, या फिर गैप को क्या बोलते हैं हमारे सिनेप्स, बस ये लिख लो, तो केमिकल क्रॉस द गैप, ठीक। तो जो गैप होते हैं हमारे नर्व सेल्स में उनको बोलते हैं सिनेप्स, एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन अ डेंड्राइट of the next neuron, and this is a general scheme of how nervous impulses travel in a body। एक similar synapse family allow करती है delivery of such impulses from neurons to other cells and such as muscle cells or gland, ठीक। so it is thus no surprise that nervous tissue is made up of an organized network of nervous cells or neurons। सबसे पहले ये लिख लो कि हमारा जो nervous tissue होता है ना, ये किससे बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, समझ गए, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स बना होता है हमारे न्यूरॉन्स, एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से, ठीक है। और नर्वस टिश्यू कैसा है, ऑर्गेनाइज्ड है, इनमें न्यूरॉन्स उसको बोलते हैं, ठीक है। सो एंड आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू व्हिच, ठीक है ठीक है, ओके। अब बात करते हैं, इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। अगर हमारी नाक बंद होती है तो हमारे को शुगर यानी कि जो हम चीनी खा रहे हैं और फूड, उनका टेस्ट हम डिफरेंट वेरिएशन कर सकते नहीं। इफ सो व्हाई माइट दिस बी हैपनिंग, सो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शंस में क्या होता है, रिफ्लेक्स के बारे में आपको पता होगा मैंने फिजिक्स में, ठीक, स्पेशली इन द चैप्टर ऑफ लेंस एंड मिरर, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 और 4 तो आप रट लो, आई टेल यू, इससे मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन सीडीएस और सीएफ में 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं सीधे, ठीक। चलो फिजिक्स की बात कर रहा था ये, अभी हम चल रहे हैं वापस बैक टू आवर बायोलॉजी, दैट इज रिफ्लेक्शन। तो व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शंस, तो भैया रिफ्लेक्स एक वर्ड है वी यूज वेरी कॉमनली जब हम बात करते हैं अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक। अचानक कुछ हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अगर हमारे को चलते थप्पड़ मारते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, एंड दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। वी से आई जंप्ड आउट ऑफ द वे ऑफ बस, रिफ्लेक्सली जंप कर देते हैं बस से अचानकली, और आई पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम, रिफ्लेक्सली आपका धोखे से हाथ चला जाए गैस की मतलब आंच पे, तो मतलब क्या करते हो आप, अपना हाथ एक झटके से पीछे खींच लेते हो ना। आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, रिफ्लेक्सली, ये सब नेचुरल हो रहा है। व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन, so एक कॉमन आइडिया है इन ऑल सच एग्जांपल्स इज दैट वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट, हम कुछ करते हैं विदाउट उसके बारे में सोचे हुए, ठीक है, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शन, हम इन पे कंट्रोल भी नहीं कर सकते कि हमारा अगर हाथ आग पे जाएगा तो हमें अपना हाथ पीछे करना ही पड़ेगा झटके से, फिर चाहे हमें उस पर सोचूं ना सोचूं, ठीक है। Yet these are situations where we are responding with some actions to change in our environment. How is control and coordination achieved in situation, देखते हैं। So let us consider this further. Take one of our examples. Touching a flame is an urgent and dangerous situation for us. Okay. अब किसी गर्म चीज को आप टच करोगे, वो गर्म चीज मतलब हमारे लिए एक डेंजरस सिचुएशन है, और इनफैक्ट फॉर एनी एनिमल के लिए ऑब्वियसली। सो हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड टू दिस, वन सीमिंगली सिंपल वे इज टू थिंक कॉन्शियसली अबाउट द पेन। सबसे पहले आप उसके बारे में सोचो कि ये पेन होगा हमको, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग इट, फिर आपको लगेगा कि अच्छा पेन हो रहा है यानी कि अब चलने की संभावना है, एंड देयरफॉर रिमूव आवर हैंड, तब आप अपना हाथ हटाओगे। तो इतना प्रोसेस बात थोड़ी करोगे, आप
आपका हाथ जैसे आग में जाएगा फट से हटाओगे। तो ये एक्शन जो हो रहे हैं बहुत स्पीड में हो रहे हैं, और किसके थ्रू हो रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू हो रहे हैं। So एक important question then is how long will it take us to think all this? So the answer depends on how we think. If nerve cells, nerve impulses जो भी हैं are sent around the way we have talked about earlier, then thinking is also likely to involve the creation of such impulses. So thinking एक क्या है? एक complex activity है, very important. Simple activity नहीं है, कुछ भी सोचते हैं. And so it is bound to involve a complicated interaction of many nerve impulses from many neurons. ठीक, हमारे थिंकिंग में बहुत सारे न्यूरॉन्स काम करते हैं. सो इफ दिस इज द केस, it is no surprise that the thinking tissue in our body consists of dense network होता है of intricately arranged neurons. मतलब कैसा होगा चीज जंजाल हमें कुछ नहीं पता. ठीक है. It sites in the forward end of skull. कहाँ पे होता है? हमारे खोपड़ी के फॉरवर्ड एंड पे होता है. ठीक है. कैसे बनाएंगे इंसान की खोपड़ी? फॉरवर्ड एंड पे होता है, आगे से हमारा माथा टाइप का था उसको बोल सकते हो. ठीक. एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी विच इट थिंक्स. माथा के पीछे वाला पोर्शन है गाइस. लेट्स सी. All over the body which it thinks about before responding to them. Obviously I am in order to receive these signals, this thinking part of the brain in the skull must be connected to a nerves coming from various parts of the body. So similarly, if this part of the brain is to be instruct muscles to move, so nerve must carry this signal back to different parts of the body. And if all of this is to be done when we touch a hard object, it may take enough time for us to be get one. तब तक हम जल जाएंगे जब तक ये चीज रिस्पॉन्ड करेगी. तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है जिस पे मैं आपको लिखवाऊं कि कुछ फैक्ट है. क्वेश्चन अभी तक यहाँ से नहीं बनेगा. ठीक. ये थ्योरेटिकल आइटम है जो आपको समझा रहा है कि हम आगे चल के पढ़ाई किस चीज के बारे में करेंगे. ओके. आगे एक्चुअल डेटा आएगा जिसके लिए हम लिखेंगे. नो प्रॉब्लम. जस्ट कीप ऑन लिसनिंग एंड देखते रहो, अपने आप पढ़ते भी रहो. How does the design of the body solve this problem? So rather than having to think about the sensation of a heat, if the nerves that detect the were to be connected to the nerve that moves muscles in a simpler way, so the process of detecting the signal, या फिर input and responding to it by an output action might be completed quickly. So such a connection is commonly called a reflex arc. Where should such reflex arc connections be made between the input nerve and the output nerve? तो बता रहा है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, द बेस्ट प्लेस ऑफ कोर्स would be at the point where they first meet each other. ये इंफॉर्मेशन है, इधर न्यूरॉन मिल गए और यहाँ से सीधे ट्रांसफर. So nerves from all over the body meet in a bundle in the spinal cord in their way to the brain. हमारा जो बॉडी का बैकबोन होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड इसको बोलते हैं. तो नर्व सेल्स बहुत सारी होती हैं, टक से इसको भेजेगा और ये सीधा हमारी खोपड़ी से कनेक्टेड होती है. ठीक. यहाँ पे जैसे आएगा इन्फॉर्मेशन सूं से यहाँ जाएगा और हमारा हाथ तुरंत हट जाएगा. So reflex arcs are formed in this spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. ठीक. So of course reflex arc जो भी होते हैं, ठीक है. So reflex arc have involved in animals because the thinking process of the brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of the complex neuron network needed for thinking. तो ये कहना मुश्किल होगा कि so it is quite likely that reflex arcs have evolved as efficient ways of functioning in the absence of true thought process. ठीक. हालांकि even after complex neuron networks have come into existence, reflex arcs continue to be more efficient for quick responses. तो हमारे जो रिफ्लेक्स एक्शन नाम से ये है, और कोई चीज का रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो कैसा होगा? क्विक रिस्पॉन्स होगा ना किसी चीज का. हमने सांप देखा, हमने देखा हमारे पैर के नीचे सांप आने वाला है, तो हमारा पैर भी आगे जाने से पहले पीछे हटेगा. ठीक है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि क्विक रिफ्लेक्शन है वो. गॉट इट? तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दे रखा है रिफ्लेक्स आर्क का कुछ. ये गर्म ऑब्जेक्ट है, आपका हाथ है, ये सेंसरी न्यूरॉन है. ठीक है. तो ये रिले न्यूरॉन है जो कनेक्ट करता है. एक होता है यहाँ पे एक चीज लिख लो, एक मोटर न्यूरॉन होता है जो आता है इंफॉर्मेशन वापस लेके, और एक होता है सेंसरी न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन तक. ठीक है. तो यहाँ पे एक लिख लो, मोटर है जो हमें क्या लेके आ रहा है, हमारे को
आंसर लेके आ रहा है उस चीज पे, या फिर किस बोल सकते हो उस चीज पे हमें ये लेके आ रहा है कि हमारा क्या सोल्यूशन क्या है। और सेंसरी न्यूरॉन क्या लेके जा रहा है, इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है कि भाई आग आग यहाँ पे गर्म है करके बोल रहा है ये। और कहाँ जा रहा है, रिले न्यूरॉन, ठीक है। स्पाइनल कोड है और इसके थ्रू ये ब्रेन से कनेक्ट पहुंच जाएगा। स्पाइनल कोड समझ रहे हो क्या है, मेरुदंड है हमारी, यानी कि मेरुदंड को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड, बैकबोन, समझ गए। तो यहाँ पे दो ही चीजें लिखनी थी, एक सेंसरी न्यूरॉन जो सेंस को अटेम्प्ट करके जा रही होती है ब्रेन के पास, और ब्रेन से जो रिस्पॉन्ड आएगा वो लेके कौन आएगा, हमारा मोटर न्यूरॉन। तो बस यही याद रखना, कुछ नहीं। So can you now trace the sequence of events which occurs when a bright light is focused on your eyes? भाई ये ब्राइट लाइट हमारी आंखों में जाएगी, वहां से सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा ब्रेन तक, वहां से आएगा मोटर न्यूरॉन लेके, खत्म। सेंसरी गया, मोटर लेके आया, ऐसा। अब बात करते हैं हमारे ब्रेन के बारे में, दैट इज जो हमारा खुलता ही नहीं है, लास्ट अटेम्प्ट पे आके खुलता है। सो इज रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द ओनली फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड, क्या स्पाइनल कोड का ओनली एक्शन ये है कि भाई रिफ्लेक्स एक्शन करना, कि जो इमरजेंसी वाला वही काम करना है क्या? ऑब्वियसली नॉट यार। सिंस वी नो दैट वी आर थिंकिंग बीइंग्स, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स विच सप्लाई करती हैं। सबसे पहले ये लिख लो कि स्पाइनल कॉर्ड किससे बना हुआ है, नर्व से बना हुआ है। जो नर्व्स होती हैं वो क्या सप्लाई करती हैं, इन्फॉर्मेशन टू थिंक अबाउट, ठीक है। तो थिंकिंग इन्वॉल्व करती है मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूट्रल न्यूरल कनेक्शंस, एंड दीज आर कंसंट्रेटेड इन द ब्रेन which is the main coordinating center of the body. Very very important। हमारे जो न्यूरल कनेक्शंस होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट करते हैं मेन सेंटर ऑफ द बॉडी को। तो द ब्रेन एंड द स्पाइनल कोड कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले लिख लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन कौन सा है हमारा, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड उसको इंटीग्रेट करते हैं क्या, हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कोड, पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन को मिलती है, ठीक है, और उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और यहाँ से फिर ये रिस्पॉन्ड देता है ब्रेन। वी ऑल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शंस, जैसे कि राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ अ प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। अभी एक वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जिनका होता है ऐच्छिक क्रियाएं, हिंदी में बोलते हैं, और ये वो क्रियाएं होती हैं, यानी कि ये वो एक्शंस होते हैं जो हम चाहें तब कर सकते हैं। जैसे कि लिखना, ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम हम कभी भी लिख लेंगे, नो, व्हेन वी वांट दैट टाइम ओनली वी विल बी राइटिंग द थिंग्स, अदरवाइज हम अपना काम करेंगे जो भी है। विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्योंकि हम इन चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। सो द ब्रेन ऑल्सो हैज टू सेंड मैसेज टू मसल्स, एंड दिस इज द सेकेंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स करता है हमारे मसल्स के साथ। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा था, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड, एंड द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज facilitated by the peripheral nervous system consisting of a, उसमें क्रेनियल नर्व है arising from the brain and spinal nerves arising from the spinal cord। नाम से ये स्पाइनल कोड से होती है हमारी स्पाइनल नर्व का मतलब अराइजन, और ब्रेन क्या करता है, क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम, जो क्रेनियल सिस्टम है ना ब्रेन का, सॉरी क्रेनियल नर्व है वो ब्रेन से होती है। देखो मैं हाँ जी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पीएनएस, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसके दो पार्ट है, ठीक, एक का नाम हमारा क्रेनियल नर्व्स और दूसरा है हमारा स्पाइनल नर्व्स, ठीक। ये लिख लो, बस सिस्टम्स के नाम पूछ सकता है, पूछेगा किस सिस्टम में आता है बस। ये कहाँ से अराइज होती हैं, ये ब्रेन डेवलप करता है इनको, क्रेनियल नर्व्स को, और ये डेवलप्ड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, खत्म, नाम से ही है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट थे, उन्हें बता दिए, स्पाइनल कोड से स्पाइनल नर्व्स, और ब्रेन डेवलप करता है हमारे क्रेनियल नर्व, ठीक। सो द ब्रेन thus allows us to think and take actions based on that thinking. So as you will expect, this is accomplished through a complex design with the different parts of the brain responsible for integrating different inputs and outputs. Brain has three such major parts of regions। अभी हमें लिखना है बस important part कि brain के कितने part हैं, three major part हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये मान लो अगर खोपड़ी है हमारी,
तो एक आगे वाला पोर्शन, एक मिड पोर्शन, एक लास्ट वाला। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यानी कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क इन हिंदी वालों। ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट वन बाय वन अबाउट ऑल दीज थ्रीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर ब्रेन। ठीक है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सो फोर ब्रेन क्या है? इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारा जो माथा है ना, तो वो हमारा मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है थिंकिंग का। एंड इट हैज रीजंस व्हिच रिसीव सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, जो अभी ऊपर बताया था ना आपको, वो आगे वाली पोर्शन था। ठीक है, जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क था ना, वहीं पे रहता है सेंसरी इंपल्सेस। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर हेयरिंग, स्मेल, साइट, देखना, सुनना और सूंघना। ये तीन काम कौन कर रहा है? हमारा फोर ब्रेन का स्पेसिफिक एरियाज कर रहे हैं, एंड सो ऑन। एंड देयर आर सेपरेट एरियाज ऑफ एसोसिएशन where this sensory information is interpreted by putting it together with information from other receptors as well as with information that is already stored in the brain. So अब हम बात करेंगे, based on all this a decision is made about how to respond and the information is passed on the motor areas. रिमेंबर सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज। सेंसरी क्या होते थे? हमारी इंफॉर्मेशन लेके जाते थे कहाँ तक? ब्रेन के पास, और ब्रेन से लेके वहां पे कौन आते थे? मोटर एरियाज, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है। सो मोटर एरियाज विच कंट्रोल क्या करते हैं? हमारे द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स। ठीक, जो हमारी अच्छी क्रियाएं हैं। फॉर एग्जाम्पल आर लेग मसल्स। ठीक है, हालांकि सर्टेन सेंसेशंस आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो दैट वी हैव ईटन एंड अप? हमें कैसे पता लगता है कि हम ज्यादा खा चुके हैं? तो हमें ये नहीं पता। द सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल इज बिकॉज ऑफ अ सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर विच इज इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो हमें कब पता लगा कि हम पेट फुल हो चुका हुआ? ये सब हमारे फोर ब्रेन के काम है। ठीक है, तो ये देखो हमारा ब्रेन है, फोर ब्रेन ये वाला पोर्शन है हमारा। ठीक, बीच में सेरेब्रम है, क्रेनियम वगैरह, ये सारे पार्ट क्या है हम एक करके लाइक आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। So study the labeled diagram of the human brain. We have seen that the different parts have specific functions. ठीक है, पढ़ते हैं। So let us look at the other use of word reflex that we have talked about in the introduction. So our mouth water, हमारे मुंह में पानी आ जाता है जब हम देखते हैं खाने को। Be like without a meaning to, अगर हमने अभी बात की रसगुल्ला, सो देर माइट लाइक कुछ ही लोग होंगे जिनके मुंह में पानी नहीं आया होगा, अदरवाइज आ जाता है। ठीक है, कि वहाँ का रसगुल्ला वहाँ का बंगाल का बहुत फेमस है, जिसको बोलते हैं रोसोगुल्ला। ऑलराइट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनवॉलंटरी एक्शन पे आप नहीं कर कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा हार्ट बीट करता है, हमारा दिल धड़कता है, किसी के लिए नहीं, हमें जिंदा रखने के लिए, ब्लड का फ्लो के लिए, विदाउट आर थिंकिंग अबाउट इट। हम सोचते भी नहीं कि हमारा दिल धड़के, स्टिल वो धड़कता है। क्यों? उसको भाई तुम्हें जिंदा रखना है। So in fact we cannot control these actions easily by thinking about them even if wanted to। अगर हम चाहें कि नहीं हमारा दिल अभी रुक जाए, दिल धड़कना बंद हो जाए, नहीं हो सकता ब्रो। So do we have to think about or remember to be read or digest food? क्या हमें ये याद रखना पड़ता है कि अभी हमें खाना भी पचाना है? नो यार, हमने खा लिया, बाकी काम कर लेगा जो करना है। लेकिन हम ही आलसी हैं कि हम नहीं करते अपना काम, पढ़ाई जो भी है। So in between the simple reflex actions like change in the size of pupil, आपको पता है pupil, रिमेंबर जब हम अंधेरे में जाते हैं तो पीपल का साइज बड़ा हो जाता है, और जब हम उजाले में आते हैं तो पीपल का साइज छोटा हो जाता है। एंड दी थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग अ चेयर, there is another set of muscle movements over which we do not have any thinking control. So many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and hindbrain. अब सेपरेट करेंगे इन दोनों को, देखो कैसे। ऑल दीज इनवॉल्ट्री एक्शन जो भी हमारे, हमारा बीपी हो गया, सेलिवेशन यानी कि लार का आना, वॉमिटिंग उल्टी आना, आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला इन द हिंड ब्रेन। तो बस लिख लो, जो हमारा हिंड ब्रेन का मेडुला पोर्शन है ना, मेडुला, इससे होता है हमारा बीपी कंट्रोल। ठीक, हमारा लार आना, वॉमिटिंग आना, ये सब कंट्रोल कौन करता है? मेडुला। गॉट इट। अब हम देखो सीधे चलते हैं, आपने कभी देखा होगा स्ट्रेट लाइन में हम सीधे चलते हैं, हम तिरछे क्यों नहीं चलते? हम साइकिल चलाते हैं तो वो सीधी चलती है, पिकिंग अप पेंसिल उठाते हैं। These are possible due to a part of the hindbrain called the cerebellum। तो ये लिख लो, cerebellum का काम क्या करना है? लाइफ में बैलेंस बना के रखना है, लाइफ में इन द सेंस बॉडी में। ठीक, तो cerebellum जो कि पार्ट है हमारे हिंड ब्रेन का,
So it is responsible for precision of voluntary actions and maintaining the posture and balance of the body. Got it? तो ये काम है सेरेबेलम का. एक होता है सेरेब्रम और एक होता है सेरेबेलम. पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि ये फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट है और हैंड ब्रेन का है. तो सेरेबेलम तो हो गया हैंड ब्रेन का, ठीक, इसमें एल आता है. लेकिन जो सेरेब्रम है इसको बोलते हैं फोर, ये पार्ट है फोर ब्रेन का. अब मैंने इसको ऐसे याद किया था ट्रिक से कि फोर ब्रेन में आर आ गया और सेरेब्रम में भी आर आता है, एल कहीं नहीं आता. ठीक, तो एक याद हो गया, दूसरा अपने आप ही आ जाता है. So imagine what would happen if each of these events failed to take place if we were not thinking about it. अगर एक भी काम करना बंद कर दे तो शायद हम मर जाएं. दिल धड़कना बंद हो जाए तो क्या होता है? खत्म. अभी ये टिश्यू उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? हमारे ब्रेन को उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? So a delicate organ like the brain, which is so important for a variety of activities, needs to be carefully protected. And for this, the body is designed so that the brain sites inside a bony box, यानी कि खोपड़ी जिसको बोलते हैं स्कल, हड्डियों का एक ढांचा है, ठीक है. एंड इनसाइड दैट बॉक्स द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून, ठीक, जो प्रोवाइड करता है फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन. इसके अंदर एक लिक्विड होता है, पहले हड्डी है फिर कुछ द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक, जो शॉक को अब्जॉर्ब करता है. इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, पीठ पे ले जाओ, यू विल फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर. इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, okay, bumpy structure, this is a vertebral column or backbone with which protect the spinal cord. हमारे सर के पीछे हमारी होती है ना मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी सबसे लंबी, मतलब वैसे. तो ये क्या करती है? बैकबोन भी प्रोटेक्ट करती है हमारे स्पाइनल कोड को, ठीक. अब बात करते हैं हाउ डज द नर्वस टिश्यू एक्शंस, नर्वस टिश्यू एक्शन कैसे करते हैं. So far we have been talking about nervous tissues and how it collect करते हैं information, send करते हैं around the body, information को process करते हैं and decision बनाते हैं based on information and conveys decisions to muscles for actions. In other words, when the action or movement is to be performed, muscle tissue will do the final job. Got it? सबसे पहले लिख लो, हमारा फाइनल जॉब करता है हमारा मसल टिश्यूज, ठीक है. हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? अगर हमें हमारा हाथ उठा के एक जगह से दूसरी साइड में रखना है तो वो कैसे काम करता है? सो व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीच द मसल, एक नर्व इम्पल्स बताया था ना आपको, वो मसल तक पहुंचती है, द मसल फाइबर जो होती है वो मूव करती है फिर, ठीक. हाउ डज अ मसल सेल मूव? सो द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल्स विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन. आपने देखा होगा कभी लीच वाली चलती है ना, अपनी बॉडी को छोटा करती है फिर आगे बढ़ जाती है, फिर छोटा करती है फिर आगे बढ़ जाती है, लाइक दैट. So the next question is how do muscle cells change their shape, को कैसे बदलती हैं? So the answer must lie in the chemistry of cellular components. Muscle cells have special proteins change कर देती हैं both their shape and their arrangement in response to nervous electrical impulses. Got it? So when this happens, new arrangements of these proteins give the muscle cells a shorter form. So remember when we talked about muscle tissue in class 9th, there were different kinds of muscles such as voluntary muscles, involuntary muscles. Based on what we have discussed so far, what did आपको पता है इसका दूसरा नाम क्या था वॉलंटरी मसल्स का? आई थिंक मुझे याद है, उसका नाम था स्ट्रेटेड मसल्स. तो अब बताओ भैया इनवॉलंटरी का नाम क्या हुआ? अनस्ट्रेटेड मसल्स. अपोजिट ऑफ दैट, दैट्स इट. चलो अब बात करते हैं प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन की, ठीक है. So animals have a nervous system for controlling and coordinating the activities of the body, but plants have neither. Plants के पास ना ही nervous system होता है ना ही muscles होती है. So how do they respond to stimuli? को कैसे respond देते हैं? When we touch the leaves of a chumui, आपने सुना ना sensitive और touch me not पेड़, उसको touch करते हो तो अपनी पत्तियां क्यों सिकोड़ लेता है? क्या हम देखते हैं. अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख लो भाई, जो छुई पेड़ होता है वो मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक. यहाँ पे एक आपका फैक्ट है. सो दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप, एकदम सिकुड़ जाती है. व्हेन अ सीड जर्मिनेट, जब कोई बीज उगता है, द रूट गैव गोज डाउन, उसकी जड़ें नीचे जाती हैं. एंड जो तना वाला पोर्शन है, द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर. तो व्हाट हैपेंस?
फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच, इसके बारे में बात करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी बट इट्स ओके, आप मैनेज करो क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचेंगे नहीं हम, ज़्यादा पार्ट नहीं बनाएंगे। सो देर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, अब उसमें ग्रोथ नहीं होती। जैसे ये देखो छुई का पेड़ है ना, इधर नॉर्मल अगर आपने यहाँ पे टच किया तो ये पूरा सिकुड़ जाएगा, लाइक दिस हो जाएगा, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, एंड इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। सो प्लांट शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, ठीक। एक डिपेंड करता है ग्रोथ पे और दूसरा डिपेंड करता है, मतलब ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो उससे डिपेंड नहीं होता, ठीक। अब बात करते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुल्स। So let us think about the first kind of movement such as that of the sensitive plants. Since उसमें कोई growth involved नहीं होती है, the plant must actually move its leaves in response to touch, but there is no nervous tissue nor any muscle tissue. ना ही इसमें कोई nervous tissue है ना ही muscle tissue, तो ये अपने आप को ऐसा कैसे कर लेता है? So how does the plant detect करता है touch को, and how do leaves move in response? So if we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually move करता है, तो it is apparent that movement happen कहाँ पे, at a different point from the point of touch, से दूसरी जगह पे होता है। So information that a touch has occurred must be communicated, मतलब अगर ये प्लांट हमारा, उसका कोई लीफ है ये वाली बहुत सारी, जैसे इसी देखो, अगर हमने इसको टच किया तो ये वाली क्यों सिकुड़ गई है, इसका मतलब देयर मस्ट बी सम कनेक्शन यहाँ से यहाँ तक जो गया होगा, ठीक है। तो द प्लांट्स आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस, हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये इलेक्ट्रिकल केमिकल्स मींस करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक सेल से दूसरी सेल तक। बट अनलाइक इन एनिमल्स, हम लोग क्या करते थे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। So there is no specialized tissue in plants for the conduction of information. Finally, again, as in animals, some cells must change shape in order for movement to happen. So instead of specialized proteins, की animals found in animal muscle cells. अब एनिमल्स में तो होती हैं मसल प्रोटीन सेल, जिनकी वजह से अपना शेप चेंज करके बढ़ जाते हैं आगे। बट प्लांट की जो सेल्स होती हैं वो अपना शेप चेंज करती हैं बाय अमाउंट ऑफ वाटर, वो पानी जिधर भर देंगे वो फूल जाएगा, कम कर देंगे पिचक जाएगा, लंबा हो जाएगा। सो रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, सो एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप। अब बात करते हैं मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। अब भैया ग्रोथ की वजह से मूवमेंट कैसे होता है, ठीक, देखते हैं। सो सम प्लांट्स लाइक पी प्लांट, आपने देखा होगा मटर का पेड़ चढ़ जाता है अप द अदर प्लांट्स फॉर फेंसेस बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स पता क्या होते हैं, जो चिपका देते हैं किसी पर्टिकुलर, ये पेड़ है मान लो, और इस पे कोई जाके ऐसे लटाएं लटक जाती है ना चारों तरफ, तो जो जकड़ के रखती है दैट इज जो टेंड्रिल्स, क्योंकि टेंड्रिल्स जो होती है ये सेंसिटिव टू टच होती है, ठीक। When they come in contact with any support, the part of the tendril in contact with the object does not grow as rapidly as the part of the tendril away from. अब जो टेंड्रिल वाला पोर्शन है वो कम स्लोली ग्रो करता है, लेकिन जो टेंड्रिल से अलग दूर का हिस्सा है वो जल्दी ग्रो करता है। So this cause the tendril to circle around the object, समझ गए, ये ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सर्कल बना लेता है और उस पर ग्रो होने लगता है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू मोर कॉमनली, प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं टू स्टिमुलाई slowly by growing in a particular direction because this growth is directional, ठीक। डायरेक्शन मतलब जिधर पेड़ है उधर ही जाएगा। और इसके अलावा एक चीज और है, इफ इट अपीयर्स एज इफ द प्लांट इज मूविंग, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ। अब आपने देखा होगा कि कोई पेड़ है ना, मान लो सन इधर से राइज हो रहा है इधर सेट हो रहा है, तो जनरली जो मैक्सिमम आपका जो प्लांट डेवलप होगा या फिर ज्यादा जो भी चीजें होंगी वो उस साइड में ज्यादा होंगी जिधर सनलाइट मैक्सिमम मिलेगी। और वो किधर मिलेगी, अगर डायरेक्शन लेते हो उसको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होता है वो वेस्ट से साउथ के बीच में होगा और सबसे ज्यादा होगा साउथ में, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा प्लांट जनरली उस साइड में ज्यादा झुके होते हैं जिस साइड में उनको सनलाइट मिलती है, क्योंकि उधर ही खाना मिलेगा, सब लोग खाना पकाएंगे बैठ के। हमारा देखो यहाँ पे दे रखा है एनवायरनमेंट ट्रिगर करता है, जैसे कि लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन, ठीक है। So these directional or tropic movements can be either toward the stimulus or away from it. So in two different kinds of phototropic movement, shoots respond by bending towards light। एक शूट यानी कि
हमारा अपर पोर्शन और रूट्स यानी कि जड़ें। अब देखो शूट किधर होगा, जैसे मान लो ये पेड़ है हमारा, एक होता है शूट एक होता है रूट, तो रूट्स उधर भागेंगी जो सनलाइट से दूर होगा, ठीक है, क्योंकि अगर रूट्स आगे सनलाइट के कंपैरिजन में तो वो सूख जाएंगी, तो वो सनलाइट से दूर भागेंगी, और ये शूट अप किधर होगा, जिधर मैक्सिमम हमें सनलाइट मिलेगी। गॉट इट? तो बस ये शूट और रूट का यही मीनिंग और कुछ भी नहीं है। सो प्लांट शो करते हैं ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई एज वेल। The roots of a plant always grow downwards while the shoots usually grow upwards and away from the earth. Shoots ऊपर जाता है और डाउनवर्ड भी जाता है हमारा रूट्स जो कि जड़ें हैं। So this upward and downward growth of shoots and roots respectively in response to the pull of earth, एक तरफ पुल जमीन से मतलब जमीन का खिंचाव, और ग्रेविटी, ठीक है, ये बोल सकते हैं ऑब्वियसली इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। ठीक। If hydro means water and cameo refers to chemicals, so what would hydrotropism means hoga and cameotropism? Let's see. So can we think of examples of these kind of directional growth movements? So one example of cameotropism is the growth of pollen tubes towards ovules. इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, and about which we will learn more when we examine the reproductive process of living organisms. ठीक है, so let us now once again think about how information is communicated in the bodies of multicellular organisms. में कैसे information रिकॉर्ड होती है? Sorry. So the movement of the sensitive plant in response to touch is very quick. जैसे कि हमारे छुई मुई मिमोसा फैमिली वाला जो प्लांट था, उसमें कितनी स्पीडली काम हो रहा था, हमने टच किया उधर वो पूरा पेड़ सिकुड़ जा रहा था। So the movement of sunflowers, जैसे कि सूरजमुखी, in response to day or night on the other hand is quite slow. ठीक। growth related movements of plants will be even slower. Let's see आगे क्या बोलता है भाई ये ग्रोथ के बारे में। Even in animal bodies there are carefully controlled direction to growth. अब यार ग्रोथ को कंट्रोल भी करना जरूरी है, नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कि हमारा एक हाथ बहुत लंबा हो गया एक हाथ छोटा ही रह गया। ठीक, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सो आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शन में उगती हैं और एक लिमिट तक ही जाती हैं, नॉट हैफजार्डली। सो कंट्रोल मूवमेंट्स कैन बी इधर स्लो भी हो सकता है फास्ट भी हो सकता है। इफ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, so information transfer must happen very quickly. For this, the medium of transmission must be able to be move rapidly. तो देखते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो कहाँ हैं, ह्यूमंस में काम करती हैं, आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस, फॉर द रैपिड ग्रोथ, बट देयर आर limitations to the use of electrical impulses. Firstly, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue. Very important. तो जो हमारी सेल्स जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हैं, ओनली ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वहीं जाएंगे। ठीक, नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। सेकंड बात क्या है, वंस एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड इन अ सेल और ट्रांसमिट हो गई है, so the cell will take some time to reset its mechanism before it can generate and transmit a new impulse. तो वो थोड़ा टाइम लेगी। दूसरे शब्दों में बताऊं तो cells cannot continually create and transmit electrical impulses. Very very important. सेल्स ही हैं जो करेंगी लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं करेंगी, दे विल टेक देयर ओन टाइम, ठीक है, टू रीसेट देयर मैकेनिज्म वगैरह वगैरह मैकेनिक्स, create and transmit. So it is thus no wonder that most multicellular organisms use another means of communication between cells, इनको बोलते हैं chemical communication. So if instead of generating an electrical impulse, stimulated cells release करती हैं एक chemical compound, and this compound would diffuse all around the original cell, and if other cells around have the means to detect this compound using special molecules on their surfaces, so then they would be able to recognize information and even transmit it. This will be slower of course, but it can potentially reach all cells of the body regardless of the nervous connections and it can be done steadily and persistently. अब ये कंपाउंड्स हैं या फिर जो भी हार्मोन्स हैं यूज्ड बाय multicellular organisms for control and coordination, so a great deal of diversity. So as we would expect, different plant hormones help करते हैं to coordinate growth, development and a response to the environment.
They are synthesized at places away from where they act and simply refuse to the area of action. कहानी है, let's see, important जो भी हो बता दूंगा. So let us take an example that we have worked with earlier. When growing plants detect करते हैं लाइट को, तो एक हार्मोन जिसको बोलते हैं एक्सिन ये सिंथेसाइज कर देता है एट द शूट टिप. शूट यानी कि हमारा जो भी सबसे ऊपर पोर्शन की टिप है उस पर होता है. ये हेल्प क्या करता है सेल्स टू ग्रो लॉन्गर. तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये लिखो ऑक्सिन हार्मोन हेल्प्स इन ग्रोथ. सिंपल. मिलता कहाँ है लिख सकते हो, अदरवाइज पढ़ लो आप इसको. So when light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the steady side of the shoot. ठीक. So this concentration of oxygen stimulate करता है the cells to grow longer on the side of the shoot. तो एक साइड में ऑक्सीजन है जिधर लाइट मिल रही है, एक साइड में नहीं मिल रही, तो जिधर नहीं मिल रही उधर कम होगा, जिधर हो रही उधर ज्यादा शूट कर देगा ये. ठीक है. And thus the plant appears to bend towards light. इससे ऐसा लगता है कि जिधर लाइट है, जिधर मतलब सूर्य का प्रकाश है उधर ज्यादा ही ये झुक रहे हैं पेड़. So another example of plant hormone are gibberellins, which like ऑक्सिन्स की तरह ही है, हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम. तो आप समझ गए शूट में हेल्प करता है हमारा ऑक्सिन. ऑक्सिन हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द शूट. ठीक. और जो हमारा जिब्रेलिन है ये हेल्प करता है हमारा रूट के डेवलपमेंट में. खत्म. सो साइटोकाइनिन प्रमोट करता है हमारा सेल डिवीजन. ये भी लिखो हमारा साइटोकाइनिन नया हार्मोन है जो हमारा सेल डिवीजन करता है. ठीक है. एंड इट इज नेचुरल दैट देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन. हमारी हमारी बोलो प्लांट सेल्स में साइटोकाइनिन है ना जो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स में भी होते हैं, सीड्स में भी होते हैं. एंड दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट हेल्प इन प्रमोटिंग ग्रोथ और साइटोकाइनिन्स. So, but plants also need signals to stop. अब ग्रोथ को रोकना भी तो है भाई. ऐसा नहीं कि ग्रोथ हो ही रही है, प्लांट बहुत लंबे हो गए. तो देयर इज एसिड, इसको नाम है एब्सिसिक एसिड, इज वन एग्जांपल ऑफ अ हार्मोन व्हिच इनहिबिट्स ग्रोथ, जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है. ठीक है. इसके साथ साथ इट इफेक्ट्स इंक्लूडिंग विल्टिंग ऑफ लीव्स, ये पत्तियों को भी पत्तियां जो गिरती है ना उसको भी इफेक्ट करता है. तो दैट इज योर एब्सिसिक एसिड. ये लिख लो. यहाँ पे ये जो लिखने वाला है आपको आइटम, बाकी ऊपर से कहानी थी. अब बात करते हैं एनिमल्स की. हार्मोन्स इन एनिमल्स लिख लेना, उसका चैप्टर हमारा खत्म है. सो हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होते हैं हमारे एनिमल्स में. व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हमारी गिलहरी होगी एक्सपीरियंस करती है व्हेन दे आर इन अ स्कैरी सिचुएशन में जब वो होती है. सो देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे. या तो लड़ो या तो भाग जाओ. बट फॉर इंस्टेंस फॉर आर्मी मैन देयर इज ओनली वे, ईदर फाइट और डाई. यू कैन नॉट रन अवे. इफ यू रन अवे तुम्हारा देश तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, ना ही कोई लोग तुम्हारे. तो ठीक है, वो कॉवर्ड लाइफ कॉवर्डलीनेस हो गया. सो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल्ड वेज. सो मेनी डिफरेंट टिश्यूज टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस. हालांकि द टू ऑल्टरनेट एक्टिविटीज फाइटिंग या फिर रनिंग आर आल्सो क्वाइट डिफरेंट है. सो यहाँ पे एक सिचुएशन आती है इन विच some common preparations can be usefully made in the body. These preparations should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? Let's see. So if the body designed in the spoiler relied only on electrical impulses via nerve cells, अगर हमारी जो गिलहरी है उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ही होते हैं, so the range of tissues instructed to prepare for the coming activity would be limited हो जाती है. और on the other hand if a chemical signal होते but to be sent as well, it would reach all cells of the body and provide करेगा the wide ranging changes needed. And this is done in many animals including human beings using a hormone called adrenaline. जब आपको गुस्सा आता है ना तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन रैपिडली रश करता है. आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आप दौड़ रहे हो तो एड्रेनलिन का बहुत तेज रश होगा. और जैसे ही एड्रेनलिन रिलीज होगा पैरेलली आपको एक और हार्मोन रिलीज हो जाएगा, दैट इज नॉर एड्रेनलिन, जो इस एड्रेनलिन के रस को कंट्रोल करेगा. ठीक. दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, नाम से ही है, टू लोकेट दिस ग्लैंड. सो एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ये एड्रेनलिन जो होता है ना हमारा, लिख लो, सीधे ब्लड में होता है.
and carried to different parts of body. आपको गुस्सा आता है ना तो सीधे एकदम फटाक से पानी हमारे ब्लड में पहुंचता है एड्रेनलिन, और उसके बाद हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी पहुंच जाता है, क्योंकि ब्लड हमारा पूरी बॉडी में है, एक काइंड ऑफ अ कनेक्टेड टिश्यू. The target organs or the specific tissues on which it acts include the heart. हमारी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है उस टाइम पे. So as a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. हमारी बॉडी को फिर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हम ज़्यादा तेज से सांस लेते हैं. So the blood to the digestive system and skin is reduced. अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो खाने में चला गया, ब्लड जो खाना पचा रहा था उधर कम हो जाएगा. स्किन से भी बुला लिया जाएगा ब्लड को. क्यों? क्योंकि ब्लड की जरूरत हो रही है. मान लो हमें पंच मारना है तो हमारे को मैक्सिमम ब्लड का फोर्स उधर चाहिए, हमारे तो हैंड की तरफ आएगा ज़्यादा फोर्स, ब्लड आ जाएगा. ठीक है. reduced due to the concentration of muscles around small arteries on these organs. So ये डाइवर्ट कर देता है ब्लड को टू आर स्केलेटल मसल्स की तरफ. And the breathing rate also increase because of the contraction of the diaphragm and the rib muscles. So all these responses together enable करते हैं the animal body to be ready to deal with the situation. So such animal hormones are part of the endocrine system, जिनमें क्या होता है, which constitute a second way of control and coordination in our body. तो हम आते हैं एंडोक्राइन सिस्टम. इसमें हमने सिर्फ बात की है हमारे एड्रेनलिन उसकी. ठीक है. अब इसमें बात करते हैं और की. Remember that plants have hormones that control their directional growth. बताया था ना एब्सिसिक एसिड. What functions do animal hormones perform? On the face of it, we cannot imagine their role in directional growth. We have never seen an animal growing more in one direction or other. हम भाई ऐसा नहीं एक साइड में बहुत लंबे चौड़े, एक साइड में छोटे रहेंगे. तो डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी, हम उस पर डिपेंड नहीं करते किधर लाइट है किधर ग्रेविटी है. अगर हम थोड़ा ज्यादा सोचे ना, इट विल बिकम एविडेंट दैट इवन इन एनिमल बॉडीज growth happens in carefully controlled places. So plants will grow leaves in many places on the plant body. ठीक. Plant grow करेगा, plant grow leaves in many places on the plant body. For example, but we do not. अच्छा ये उन्होंने एग्जांपल दिया था, प्लांट अपनी प्लांट बॉडी पे कई जगह पे बहुत सारे लीव्स आएंगे, कई जगह पे नहीं. बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेसेस. ठीक है. हमारे चेहरे पे उंगलियां नहीं आ जाती. सोचो आ जाए तो क्या होगा. द डिजाइन ऑफ द बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. जो हमारे डिजाइन ऑफ बॉडी है बहुत मेंटेन्ड है, इवन बच्चों में भी ऐसा नहीं होता है. समझ रहे हो क्या सिस्टम बनाया है. यहाँ से कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट नोट करना है, वो लिख लो. इधर मेल है इधर फीमेल है. हमारे कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सारे ऑर्गन्स और ग्लैंड सारी सेम है. तो सबसे पहले लिख लो ये सारी सेम ही है दोनों में. हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इनके बारे में डिटेल नीचे दे रखा होगा. एक पीनियल ग्लैंड एक होती है, हाइपोथैलेमस एक होता है. थायराइड ग्लैंड जो हमारे ग्रोथ में हेल्प करती है, बताता हूँ मैं आपको सबके बारे में. ठीक है. थाइमस. एक पेनक्रियास होता है, दो एड्रेनलिन ग्लैंड्स होती है. ठीक है. और पैराथायराइड ग्लैंड दो होती हैं, ध्यान रखना. ये सारी सेम है, बस लेडीज में होती है ओवरीज और मेल में होते हैं हमारे टेस्टिस. ठीक. इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है बस. Sorry. So let us examine some examples to understand how hormones help करते हैं in coordinating growth. So we have all seen salt packets which say iodized salt or enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized? हमें आयोडीन क्यों चाहिए हमारी डाइट में? तो ध्यान रखो भैया, आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द थायराइड ग्लैंड जो हमारी गर्दन के पास होती है ना, टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन. क्योंकि अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमारा देखो क्या होगा. थायरोक्सिन रेगुलेट करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ. हमारी सबसे मतलब इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है ना वो ग्रोथ में हेल्प करती है. बस. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन. तो थायरोक्सिन को आयोडीन बनाता है. सो इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट, अगर आयोडीन कम हो गया हमारी डाइट में, so there is a possibility that we might suffer from goitre. इसको बोलते हैं घेंगा रोग इन हिंदी. ठीक. इसमें क्या होता है हमारा गोइटर यानी कि गला सूज जाता है. so one of the symptom in this disease is a swollen neck. ठीक है. चलो. so sometime we come across people who are either या तो बहुत छोटे लोग होते हैं जिनको बोलते हैं ड्वार्फ यानी कि बौनापन, या फिर बहुत लंबे होते हैं जिनको बोलते हैं जाइंट्स. so have you ever wondered how this happens? Growth hormone is one of
द हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन के पास होती है, लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ग्लैंड जो हमारी होती है क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन है ये। सो इट्स नेम इंडिकेट करता है ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो अगर ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड कम है तो बचपन में तो हम बौने हो जाएंगे, और ज़्यादा है तो हम लंबे हो जाएंगे, जाइंट्स हो जाएंगे। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you have reached 10 से 12 की एज में आपने बहुत सारे चेंज देखे होंगे। And these changes associated with puberty, आप लोगों को puberty hit कर चुकी है अभी, now you are an adult। एक एज होती है 15 से 18 आई गेस, तो वो होता है एक प्यूबर्टी का टाइम, ठीक है। मतलब द एज आफ्टर चाइल्डहुड, बचपन के बाद की एज, और वयस्क यानी कि जवान युवा होने से पहले की बीच की जो होती है ना, वो होती है प्यूबर्टी हिट करती है उस टाइम पे, ठीक है। उसमें क्या क्या चेंज आते हैं प्यूबर्टी, और बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स, और जो हमारा ऑस्ट्रोजन होता है वो फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी में ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं। So do you know anyone in your family or friends who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? अब डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, नाम से ही है, तो आपको शुगर कम लेनी है। So as a treatment they might be taking injection of insulin। अब इंसुलिन क्या करता है, हमारा जो एक्स्ट्रा शुगर है ना सॉरी यार, एक्स्ट्रा शुगर को कंट्रोल करता है। कैसे सेव करता है देखो। सो दिस इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैनक्रियास। कौन सा हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू है ये। एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो हमारा इंसुलिन जो है हमारा ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, और कहाँ जनरेट होता है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में, ठीक। सो इफ इट इज नॉट सिक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ द शुगर लेवल इन द ब्लड अराइजेस कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। तो अगर ये नहीं सीक्रेट होगा तो हमको इसको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे कुछ दे रखा था हाइपोथैलेमस के बारे में। So hypothalamus plays an important role in the release of many hormones। Hypothalamus बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। फॉर एग्जाम्पल when the level of growth hormone is low, जब ग्रोथ हार्मोन हमारा कम होता है तो दी हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स करता है द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड मेन ग्लैंड है हमारी, टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ के रिगार्डिंग, ठीक। और यहाँ पे रहा हमारा ये लास्ट पेज। So if it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which this is done। अब हार्मोन्स लिमिट में ही हमें चाहिए, ज़्यादा लिमिटेड से बाहर हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। So the timing and amount of hormone released or regulated by feedback mechanisms। For example, if the sugar levels in blood arise हो जाता है तो they are detected by the cells of pancreas। फिर वो क्या करते हैं, मोर इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि वो जो हमारा एक्स्ट्रा शुगर है उसको वो कर लें। सो एज द ब्लड शुगर फॉल्स तो इंसुलिन सिक्रेशन रिड्यूस हो जाता है, फिर इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक। तो यही था हमारा चैप्टर। इनका फंक्शन देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ग्रोथ हार्मोन कौन करता है, हमारा दो ग्लैंड है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड जो दिमाग में होती है, एक थायराइड ग्लैंड जो हमारे गर्दन में होती है। काम इन दोनों देख लो। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ग्रोथ करती है, हमारे सारे ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है ना वो हमारी पिट्यूटरी, इसको बोलते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि, ठीक है, वो इसको थ्रू होता है। लेकिन जो थायराइड ग्लैंड होती है ना ये क्या करती है, रेगुलेट करती है हमारी मेटाबॉलिज्म को बॉडी ग्रोथ के लिए, ठीक है। दूसरा ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करती है, ये थायरोक्सिन हार्मोन के काम है। गलत बोल दिया, बिल्कुल गलत बोल दिया भाई, वो कहाँ ले जा रहा हो, वो उधर है ही नहीं यार। ये देखो ब्लड शुगर लेवल तो हमारा इंसुलिन वाला काम करेगा, थायराइड ग्लैंड का काम है बस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए। फिर इंसुलिन जो हमारा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिस होते हैं, ओवरीज जो फीमेल में होती है। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लेडीज को वो आते हैं ना पीरियड्स पर मंथ, तो वो हमारे आते हैं बिकॉज ऑफ ओवरीज, ठीक है। फिर हमारा आता है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि एड्रेनल ग्लैंड द्वारा ही सीक्रेट हो जाती है। रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ग्रोथ चाहिए तो पिट्यूटरी हार्मोन को ग्रोथ करो, क्योंकि यही क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ हार्मोन्स को, ठीक। वी आर डन विद आवर चैप्टर। अभी तक हमने क्या सीखा देख लो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स इन आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम का पार्ट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बताओ। एक था हमारा ब्रेन और एक था हमारा स्पाइनल कॉर्ड।
The response of the nervous system can be classified as reflex action, voluntary actions or involuntary actions. The nervous system use electrical impulses to transmit a message वगैरह. Nervous system gets information from our sense organs and act करते हैं through our muscles. ठीक है. Chemical coordination is seen in both plants and animals. दोनों में होता है chemical. But जो electrical impulse होता है ये सिर्फ और सिर्फ animals में होता है. Hormones produced in one part of an organism move to another part to achieve the desired effect. A feedback mechanism regulate करता है actions of the hormones. Very important, लिख लो. A feedback mechanism regulate करता है हमारे actions of the hormones. चाहिए ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रिलीज होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. खत्म. क्वेश्चन देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन. इंसुलिन नहीं, ये तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ये तो एनिमल्स में होता है. थायरोक्सिन हमारी थायराइड में होता है. ऑस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है. साइटोकिन यस, ये क्या करता है? डिवीजन करता है सेल में, सॉरी डिवीजन करता है प्लांट सेल्स में. ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है. द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स. द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग यस, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट. हाँ जी. बॉडी बैलेंसिंग ठीक है. बॉडी बैलेंसिंग कौन करता है? हमारा हिंड ब्रेन. हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? सेरेबलम. रिमेंबर, सेरेब्रम फोरमेन का पार्ट था. हार्ट बीट रेगुलेशन, थिंकिंग, थिंकिंग किसका है? फोर ब्रेन का काम है. तो ऑल दी अबव. खत्म. चलो, वी आर डन विद आवर चैप्टर. एनी डाउट जस्ट टू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर. कुछ भी प्रॉब्लम आई नो, मैं थोड़ा तेजी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें को फरवरी के मिड तक ना हमें पॉलिटी खत्म करनी है. पैरेलली 11th की एक ज्योग्राफी बची है जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सीरीज के हिसाब से. सीएपीएफ के लिए 12th भी करेंगे हम, बट वो मैं अभी रिलीज वो अभी कर दूंगा, मतलब अपलोड बिफोर सीडीएस इम्पैक्ट. तो हमें वो सब खत्म करने हैं. तो 15 फेब तक हमारा टारगेट है कि यार चलो एटलीस्ट पॉलिटी हम स्टार्ट करके कुछ हद तक कर चुके हों, क्योंकि पॉलिटी है जहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं. 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, तो चलो इसको देखो, आप लोग पढ़ाई करो. कोई डाउट हो इस नंबर व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट कर दो, और अच्छा लगे तो लाइक कर दो. बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए गुड नाइट.